अब हमें परमिशन नहीं दे रहे समधी जी। पापा के हाथ में दूध का गिलास पकड़ाकर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई तो फ़ोन की घंटी सुनाई दी। जब तक फ़ोन उठाया तब तक फ़ोन बंद हो चुका था। चेक किया तो निशांत के 4 मिस कॉल थे। एक बार मन में आया कि फ़ोन कर लेती हूँ, फिर अगले ही पल ख्याल आया कि रात के 11:30 बज चुके हैं। ऐसे में फिर दोबारा उसी टॉपिक पर निशांत से बहस करना मतलब अपनी नींद खराब करना, क्योंकि होना तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि अनजान बनकर सो जाओ। बस यही सोचकर साइड फोन रख दिया और चुपचाप लेट गई। लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई थी। मन में बार बार यही विचार आ रहे थे कि कोई कैसे इतना स्वार्थी हो सकता है। जो उन लोगों ने किया उसके बाद पापा का गुस्सा होना जायज़ है। उन्हें भी तो तब मेरी मजबूरी समझनी चाहिए थी। जब उस समय उन्होंने मेरी मजबूरी को नहीं समझा तो आज क्यों मुझसे उम्मीद लगाई जा रही है कि मैं अपने पापा के खिलाफ जाकर भी उनकी मजबूरी को समझूंगी। बस यही बातें सोचते सोचते मैं अतीत में चली गई। बात कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, केवल 2 महीने पुरानी है। उस दिन मैं सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा रही थी। दोनों नंदे छुट्टियां बिताने आई हुई थी। काम कुछ ज़्यादा था, सबकी अलग अलग फरमाइशें थी। वक्त भी लग रहा था और मैं चक्करगिनी की तरह घूम रही थी। तभी पापा का फ़ोन आया। माँ को पैरालाइज अटैक आ गया है, इसीलिए जल्द से जल्द मुझे वहाँ पहुँचना होगा। ये खबर सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। मानो सब कुछ रेत की तरह फिसलता हुआ नजर आ रहा था। माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दौड़कर चली जाऊं, उड़कर पहुंच जाऊं उसके पास, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए फटाफट निशांत को फ़ोन किया, उन्हें स्थिति से अवगत कराया और टिकट करवाने के लिए कहा। लेकिन उनका जवाब था कि एक बार मम्मी से पूछ लो या पापा से कहो कि मेरे पास से एक बार परमिशन ले ले। निशांत, इसमें पूछने या परमिशन लेने वाली क्या बात है? और वैसे भी मैं मम्मी को बता कर ही जाऊंगी। आप जल्दी से टिकट बनवा दीजिए। मैं बैग पैक कर रही हूँ। शाम की गाड़ी से निकलूंगी तो रात 11 बजे तक पहुँच जाऊंगी। इस बीच मम्मी को भी बता दूंगी। अरे यार, दीदी आई हुई है, ऐसे में तुम चली जाओगी तो मम्मी गुस्सा होगी। ऐसे करो, एक बार पापा से फ़ोन करवा लो। इस समय मैं फ़ोन नहीं करवा सकती, बाकी मम्मी से पूछ लूँगी। बस आप टिकट बनवाइए जल्दी। निशांत की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय मैं किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि निशांत वह है जो आज भी अपनी माँ के आंचल से निकलना नहीं चाहते। इसीलिए फ़ोन रखकर मैंने मम्मी जी से जाकर बात की और जैसा कि उम्मीद था, मम्मी जी ने साफ शब्दों में मुझे मायके जाने से मना कर दिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी कंडीशन सीरियस है, इसीलिए मैं आपसे परमिशन लेने नहीं आई, केवल आपको बताने आई हूँ। माँ है वह मेरी, और इस समय जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी माँ को क्यों चिंता करती हो? और मैं क्या तुम्हारी माँ नहीं हूँ? हम क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? और ये जो तुम्हारी नंदे आई हुई है, इनका क्या? ये भी तो हजारों अरमान लेकर आई है ना कि भाभी के साथ घूमने जाएंगे, सेवा करवाएंगे। उनका क्या? और वैसे भी परमिशन के लिए फ़ोन तो किया समधी जी ने। माँ जी, पहली बात तो ये परमिशन मांगने का समय नहीं है, और दूसरी बात, घूमने जाने के मौके बाद में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जो हालात है उसे देखते हुए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर मैं बैग पैक करने लगी। नहीं जानती थी कि इस बीच मम्मी जी निशांत को कोई नई पट्टी पढ़ा देंगे। थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन बज रहा था। देखा तो निशांत का ही फ़ोन था। हेलो, क्या हुआ? टिकट बन गई? अरे यार, टिकट क्या बनाऊँ,
मम्मी तो मना कर रही है और तुम कह रही हो टिकट बनवा दो, टिकट बनवा दो। आप बताओ क्या करूं मैं? तुम समझो ना, अगर मम्मी मना कर रही है तो मत जाओ। निशांत चाहे कोई मुझे परमिशन दे या ना दे, लेकिन मैं अभी मायके जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। आप अगर टिकट करवा सकते हैं तो बताइए, मैं बस स्टैंड जाकर डायरेक्ट बस पकड़ लूंगी। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और जल्दी जल्दी सामान पैक करने लग गई। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि निशांत थोड़ी देर में टिकट करवाकर फ़ोन कर देंगे, लेकिन आधे घंटे तक जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैंने उन्हें मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद फ़ोन किया, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, थोड़ी देर में मम्मी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जब तुम्हें एक बार मना कर दिया तो फिर बार बार मेरे बेटे को फ़ोन करके परेशान क्यों कर रही हो? अगर ससुराल वाले परमिशन नहीं देते हैं ना तो बार बार मायके नहीं जाया जाता, समझी? लेकिन तुम हो कि कोई बात समझना ही नहीं चाहती हो। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा ने तो फ़ोन करके भी हमें नहीं बताया, ना ही निशांत के पापा को फ़ोन आया है। तो आपके बेटे को मैंने कब कब फ़ोन किया है, कब मैसेज किया है? आप इस सब पर भी नज़र रखती हैं। शायद मैंने ही गलती कर दी जो इतनी देर तक मैंने निशांत का इंतज़ार किया और उनसे ये उम्मीद रखी कि वह मुझे आपके खिलाफ जाकर टिकट बनवा कर देंगे, लेकिन यह मेरी गलती थी। इतना कहकर मैंने अपना बैग उठाया, कैब बुक करवाई और बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गई। जानती थी कि बस में सीट मिल ही जाएगी। हालांकि मुझे बस में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इस समय मेरे लिए वह दिक्कत मायने नहीं रखती थी। इसीलिए टिकट खरीदी और फटाफट अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आज 4 घंटे का रास्ता मेरे लिए 40 घंटे का हो गया था। हर पल माँ से दूर होने का डर सताए जा रहा था। पल पल आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ माँ को खो देने का डर था, तो दूसरी तरफ अपने ससुराल वालों के द्वारा किया गया व्यवहार। मन में बार बार यही आ रहा था कि जिस इंसान से मैंने शादी की है, अगर वही मेरा साथ नहीं दे सकता, मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर क्या मतलब है ऐसे विवाह का? बड़ी मुश्किल से 4 घंटे का रास्ता ख़त्म किया। बस स्टैंड से अपने घर के लिए ऑटो किया और पहुंच गई। भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुझसे लिपट गई। मुझे गले लगाकर उनकी रुलाई फूट गई। मेरा मन एक अनजान डर से आशंकित हो उठा। भाभी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप रो क्यों रही हो? दीदी, जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। आप जल्दी क्यों नहीं आए? जाते जाते भी मम्मी की जुबान पर आप ही का नाम था। इतना कहकर भाभी फिर से फूट फूट कर रो पड़ी और मैं बड़ी जड़वत खड़ी थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिमाग सुन्न हो चुका था। अपने होश खो बैठी थी मैं, और अगले ही पल मैं वहीं पर गिर पड़ी। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। तबीयत बिगड़ने की वजह से शायद मुझे ये होश नहीं था कि कब रात से सुबह हो गई। मैं भाभी के कमरे में लेटी हुई थी। बाहर माँ की अंतिम विदाई की तैयारियां चल रही थी। एक दूसरे को संभालते हुए हमने जैसे तैसे माँ के अंतिम संस्कार की विधि को पूरा किया। हालांकि खबर तो मेरे ससुराल भी पहुंचा दी गई होगी, लेकिन वहां से कोई नहीं आया था। 2 दिन बाद तीये की बैठक थी। इस बीच जब पापा ने मुझसे लेट आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। दुख के साथ साथ अब पापा गुस्से से भर चुके थे, क्योंकि वह समझ चुके थे मेरे लेट पहुंचने का कारण केवल निशांत और मेरे ससुराल वाले थे, जिन्होंने परमिशन की गंदी राजनीति की वजह से मुझे यहाँ पर आने से रोका। खैर, उस समय वह बात आई गई हो गई। तीये की बैठक में मेरे सास ससुर और निशांत भी आए हुए थे। ऐसे समय में पापा ने
सभी मेहमानों के बीच में मेरे ससुर जी से मेरे यहाँ रहने की परमिशन मांगी, क्योंकि माँ की मृत्यु के बाद इतना तो बेटी का हक होता ही है कि सारे रीति रिवाज पूर्ण होने तक वह यहीं रहे। हालांकि ये तो होना ही था, लेकिन फिर भी ऐसे समय में पापा का यूं परमिशन लेना मुझे समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। रात तक लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। तब मैंने पापा से परमिशन वाली बात जाननी चाहिए। तब पापा ने बताया कि अब तक ये लोग परमिशन के नाम पर ही तुम्हें यहाँ आने से रोक रहे थे ना, इन्हीं की वजह से तुम आखिरी बार शारदा से नहीं मिल पाई। लेकिन अब ये लोग तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे चुके हैं इतने लोगों के बीच में, इसीलिए अभी नाटक नहीं कर सकते। और अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दूंगा तब तक जब तक ये लोग नाक रगड़ते हुए तुम्हें लेने नहीं आएंगे। माना कि हमारे बुजुर्गों ने परमिशन का रिवाज हमारे संस्कारों में रखा है, लेकिन केवल बड़ों का मान रखने के लिए। लेकिन अगर बड़े इसका गलत फायदा उठा रहे हैं तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसीलिए अब तुम यहीं आराम से रहो। तुम अपने पिता के घर में हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ बोल सके। पापा के कहे ये शब्द मुझे हिम्मत दे रहे थे, वरना मैं तो टूट ही गई थी। एक तरफ ससुराल वालों का ये व्यवहार और दूसरी तरफ माँ को खोना, उस पर भी आखिरी बार उनसे ना मिल पाना। लेकिन आज पापा ने मुझे एक अलग ही ताकत दे दी थी। उनके साथ की ताकत जानती हो, जब तक एक पिता अपनी बेटी के साथ है, दुनिया की कोई ताकत उस बेटी को हरा नहीं सकती। कहने के लिए उस समय मेरे पास शब्द नहीं थे, बस पापा से लिपटकर आंखों से अश्रु धारा को बह जाने की इजाज़त दे दी। 12वीं का कार्यक्रम संपन्न होते ही निशांत और मम्मी जी की फ़ोन आने शुरू हो गए और मुझे वापस आने के लिए कहा जाने लगा। लेकिन पापा के कहे अनुसार अब मैं भी यही जवाब देती कि पापा से परमिशन ले लीजिए। और जब वह लोग पापा को फ़ोन करते तो पापा कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देते। हालांकि मन तो मेरा भी खिन्न हो चुका था। बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन केवल सही मौके की तलाश में थी और जानती थी कि वह जरूर आएगा। लगभग 15 दिन बाद अचानक निशांत का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मम्मी जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई हैं, जिनके चलते ही उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सिर पर काफ़ी गहरी चोट है और इसी वजह से मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। बस फिर क्या था, मैंने भी उस दिन वही राग अलापना शुरू कर दिया कि पहले पापा से परमिशन ले लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर निशांत को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जानते थे कि ऐसे समय में अगर उन्होंने गुस्सा किया तो बात बिगड़ सकती है। इसीलिए एक बार फिर से मुझे समझाने लगे, देखो ये तुम्हारे परिवार है, हम तुम्हारा अपने हैं और मम्मी की कंडीशन इस समय खराब है, तीनों दीदी उन्हें संभाल नहीं पा रही हैं, इसीलिए प्लीज़ तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। लेकिन इस बार मैं भी अपनी बात पर अडिग थी। देखो निशांत, जब मैं आ रही थी ना, तब आपने मुझसे यही कहा था कि पहले पापा को बोलो परमिशन लेने के लिए। अब सिचुएशन वही है, लेकिन मेरी जगह आप खड़े हैं, तो फिर अब मैं कह रही हूँ कि आप आपके पापा को बोलिए, मेरे पापा को फ़ोन करके परमिशन ले, उसके बाद ही मैं आऊँगी। और हाँ, वैसे भी तीनों दीदी हैं ना, मम्मी को आराम से संभाल सकती है। मेरे रहने या ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है आपको। इतना कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया। शाम होते होते पापा के पास न जाने कितने फ़ोन आ गए, लेकिन पापा ने किसी न किसी बहाने बात को टाल दिया। लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता चल चुका था कि मम्मी जी को ज़्यादा चोट नहीं आई है, वह घर आ चुकी है, लेकिन उन्हें सेवा की ज़रूरत है।
और ऐसे में उनकी तीनों बेटियों ने पल्ला झाड़ लिया है। एक एक करके तीनों टिकट बनवा ली है अपनी वापसी की। इसीलिए अब बार बार मुझे वापस बुलाने के लिए पापा को फ़ोन करके परमिशन ली जा रही है। अभी पापा मुझे ये सब कुछ बता ही रहे थे कि एक बार फिर से फ़ोन बज उठा। एक बार फिर से मेरे ससुर जी का ही फ़ोन आया था। देखिए समधी जी, मैं 4 बार फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन किसी ना किसी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। आप मेहरबानी करके बहू को भेज दीजिए। समधी जी, जब मेरी पत्नी शारदा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी, उस समय मेरी बेटी निधि ने भी मायके आने के लिए समधन जी से पूछा था, लेकिन तब आप ही ने उससे कहा था ना कि फिलहाल हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो फिर बस समधी जी, अब हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। समधन जी तो केवल सीढ़ियों से ही गिरी है, बीमार है और उम्मीद है कि जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर शारदा जी आखिरी सांसें गिन रही थी। ऐसे में समय में भी आपने एक बेटी को उसकी माँ से मिलने के लिए बहुत तड़पाया और इसी वजह से वह अपनी माँ से आखिरी बार भी नहीं मिल पाई। तो फिर अब किस मुँह से आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ने पर हम परमिशन दे देंगे? क्या मेरी बेटी केवल आपके यहाँ पर काम करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए ही बिहाई गई है? उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, उसकी कोई अपनी सोच, कोई पहचान, कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपनी मरती हुई माँ से मिलने के लिए भी आप लोगों से परमिशन मांगनी पड़ रही है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर इतनी छोटी सोच आप रखते हैं तो फिर हम ये रिश्ता तोड़ने में भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी वजह से मेरी बेटी अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई, सिर्फ आपकी वजह से। भगवान ना करे कि कल को आपको भी ऐसा ही दिन देखने को मिले। इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। बस उसके बाद से ही निशांत लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं, मुझे मनाने के लिए मैसेज भी कर रहे हैं। लेकिन सच कहूँ तो जिस इंसान की वजह से मैं अपनी माँ से अंतिम बार नहीं मिल पाई, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।